फिलिप्स डेंसिटी या उसके अंदर और भी बहुत सारी चीजें आ जाती है। ये आपके पीएमडीसी के सिलेबस में डायरेक्ट इसका नेम शामिल है जो आज टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं। तो आज डिस्कस करते हैं बेटा, जो हमारा टॉपिक है वो है मैग्नेटिक फिलिप्स। मैग्नेटिक फिलिप्स एंड फिलिप्स डेंसिटी। मैग्नेटिक फिलिप्स एंड फिलिप्स डेंसिटी। अब इसमें जो चीज पहली दी गई है वो ये है कि स्ट्रेट कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड कैसी होती है। तो इस टॉपिक के अंदर बहुत सारी चीजें दी गई। तो इसमें जो सबसे पहली चीज हम पढ़ेंगे वो ये पढ़ेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्ट्रेट कंडक्टर। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। कि अगर कोई स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर होता है तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो कैसी होती है, या उसकी मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो किस तरह से होती है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे बेटा। तो जो स्ट्रेट कंडक्टर होता है बेटा, उसकी मैग्नेटिक फील्ड का शेप होता है सर्कुलर शेप। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक स्ट्रेट कंडक्टर है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो होता है वो सर्कुलर होता है। ये इस तरह से कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनते हैं इसके। आप कह सकते हैं कि बेटा इसके इस तरह से कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनते हैं। ये इस तरह से कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनते हैं। तो आप कहोगे कि इसकी शेप जो होती है, शेप ऑफ बी इज सर्कुलर। इसकी मैग्नेटिक फील्ड का शेप जो होता है वो सर्कुलर होता है। अब जब शेप सर्कुलर होता है तो सर्किल या तो क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो उसका हमें पता कैसे लगेगा? तो उसका पता हम लगाते हैं बेटा राइट हैंड ग्रिप रूल से। स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड को हम जानते हैं या परखते हैं विद द हेल्प ऑफ राइट हैंड ग्रिप रूल। राइट हैंड ग्रिप। अगर ये स्ट्रेट कंडक्टर है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर बनेगी। जब हम यहाँ से देखेंगे तो हमें क्लॉकवाइज नजर आएगी या एंटी क्लॉकवाइज नजर आएगी, वो डिपेंड करता है राइट हैंड ग्रिप रूल। अगर करंट अपवर्ड है, हम इसको ग्रिप में लेंगे, करंट के डायरेक्शन में थंब लगाएंगे, तो यहाँ से लाइनें आपको क्या नजर आएंगी? एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन अगर नीचे से देखेंगे तो लाइनें क्या होंगी? क्लॉकवाइज। ऊपर से इस तरह से नजर आएंगी और इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह से इसका डायरेक्शन देखने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं राइट हैंड ग्रिप। ठीक है, तो आप कहोगे कि राइट हैंड of tangent direction of tangent at that point। ठीक है बेटा,
अगर किसी भी पॉइंट पे आपको डायरेक्शन देखना है, जैसे फॉर एग्जांपल इसमें करंट अपवर्ड है, तो इसकी लाइनें समझिए कि इसकी लाइनें इस तरह से बनती है। अगर इसकी लाइनें इस तरह से बनती है, आप किसी भी पॉइंट पे डायरेक्शन देखना चाहें तो किसी भी पॉइंट पे जो डायरेक्शन हमें बताता है वो बताता है टेंजेंट। ठीक है, तो आप इसको इस तरह से भी कह सकते हैं। अब इसको बनाने के दो और तरीके हैं मैग्नेटिक फील्ड को। जैसे फॉर एग्जांपल बेटा, अगर ये एक स्ट्रेट कंडक्टर है इस तरह से, अब अगर आप इसकी मैग्नेटिक फील्ड बनाओगे तो इस तरह से बनेगी। हम अपवर्ड रखोगे, यहाँ से फिंगर क्या जाएंगी इनवर्ड, और यहाँ से फिंगर क्या होगी आउटवर्ड। इसका मकसद है कि इसकी मैग्नेटिक फील्ड का जो सर्किल बनेगा वो इस तरह से बनेगा। यहाँ से बाहर की तरफ डायरेक्शन होगा, यहाँ से अंदर की तरफ। तो इस साइड पे आप क्रॉस बनाते हो और इस साइड पे आप डॉट बनाते हो। तो इस तरह से भी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हम बना सकते हैं कि अगर कोई भी पेज के ऊपर अपवर्ड करंट के कंडक्टर हो तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड राइट साइड पे अंदर की तरफ होगी और लेफ्ट साइड पे क्या होगी बाहर की तरफ होगी। और अगर करंट डाउनवर्ड हो बेटा, अगर करंट का डायरेक्शन इस तरह से डाउनवर्ड हो, इस तरह से करंट का डायरेक्शन अगर डाउनवर्ड है तो इसकी इस साइड पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी बेटा, इस साइड पे इनवर्ड होगी और इस साइड पे क्या होगी आउटवर्ड होगी। तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड को आप इस तरह से बनाते हैं। यहाँ पे इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी बेटा, उसका डायरेक्शन ये होगा इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पे जो होगी वो इनवर्ट हो जाएगी और यहाँ पे जो होगी ये इसका डायरेक्शन आउटवर्ड बनेगा। इसका आप रट्टा भी लगा सकते हैं कि अगर पेज के ऊपर करंट ऊपर की तरफ है तो इस साइड पे मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट होगी और इस साइड पे क्या होगी आउटवर्ड। और अगर डाउनवर्ड करंट है तो इस साइड पे अपवर्ड होगी और इस साइड पे क्या होगी इनवर्ट होगी। ठीक है, तो आप इसको कर सकते हैं, इसको मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को आप इस तरह से बना सकते हैं। तो स्ट्रेट कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड का शेप इस तरह से होता है। अगर एक साइड से लाइनें अंदर जाएंगी तो दूसरे साइड से लाइनें बाहर की तरफ आएंगी, जैसे ये ले लें। अगर सर्कुलर है तो एक साइड से सर्कल अंदर की तरफ मुड़ेगा तो दूसरी साइड से बाहर की तरफ मुड़ेगा। तो ये होता है इसका स्ट्रेट करंट के कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन या पैटर्न। अब अगर इसकी मैग्नीट्यूड हम निकालना चाहें, अगर इसका मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हम निकालना चाहें, ये तो हमने देखा इसका शेप कौन सा होता है और इसका डायरेक्शन कैसे होता है। लेकिन अगर हम इसका मैग्नीट्यूड निकालना चाहें तो इसका मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका दिया हुआ है एम्पियर्स लॉ के साथ। एम्पियर्स लॉ के साथ एक दूसरा लॉ दिया हुआ है जिसको हम कहते हैं बायोट-सेवर्ट लॉ। तो ये जो बायोट-सेवर्ट लॉ होता है ये बुनियादी तौर पे स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर आपके पास स्ट्रेट कंडक्टर है और स्ट्रेट कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड आप फाइंड करना चाहते हैं तो उसके लिए आप बायोट एंड सेवर्ट लॉ इस्तेमाल करोगे, क्योंकि बायोट एंड सेवर्ट लॉ जो होता है वो सिर्फ स्ट्रेट कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर कोई सॉलिनॉइड है, अगर कोई क्लोराइड है तो उसके लिए एम्पियर्स लॉ इस्तेमाल किया जाता है। एम्पियर्स लॉ मुख्तलिफ चीजों की मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जबकि जो बायोट एंड सेवर्ट लॉ होता है वो भी मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन बायोट एंड सेवर्ट लॉ सिर्फ स्ट्रेट कंडक्टर के लिए इस्तेमाल होता है, जबकि बाकी शेप्स के जो कंडक्टर्स होते हैं उनके लिए एम्पियर्स लॉ इस्तेमाल होता है। तो आप इसको कहोगे बेटा कि अगर आप इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना चाहें, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बेटा,
तो इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं बेटा बायोटा। वैसे बायोट एंड सेवर्न लॉ एम्पियर्स लॉ के साथ है, लेकिन उसका ताल्लुक स्ट्रेट कंडक्टर के साथ है, तो मैं उसको यहाँ पे स्ट्रेट कंडक्टर के साथ ही लिख देता हूँ ताकि दोनों चीजें आपके माइंड में आ जाए। तो बेटा बियोट सेवर्न लॉ जो है, बायोट एंड सेवर्न लॉ होता है जिसको बियोट सेवर्न लॉ भी कहते हैं। बायोट एंड सेवर्न लॉ बेटा, बायो एंड सेवर्न लॉ कहा जाता है बेटा, is used to find magnetic field of straight current carrying conductor. current carrying कंडक्टर, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड करने के लिए ये इस्तेमाल किया जाता है। ये लॉ कहता क्या है? सपोज करें बेटा कि एक पॉइंट पी हम यहाँ पे लेते हैं, कि सपोज करें ये पॉइंट पी है, हमने देखना है पॉइंट पी के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड कितनी है बेटा, ठीक है। तो इस पॉइंट पी का डिस्टेंस जो होता है बेटा, वो डिस्टेंस आर है फ्रॉम द कंडक्टर। ये पॉइंट पी है, ये डिस्टेंस आर है फ्रॉम द कंडक्टर। तो बायोट एंड सेवर्न लॉ जो पहली चीज कहता है वो कहता है कि B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ट्वाइस ऑफ करंट। अगर करंट डबल होगा तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी बार बढ़ जाएगी? 4 बार। अगर करंट ट्रिपल होगा तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी बार बढ़ जाएगी? 6 टाइम स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। तो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर एट एनी पॉइंट आउटसाइड कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ट्वाइस ऑफ करंट। कि जितना करंट ज्यादा होगा मैग्नेटिक फील्ड उतनी स्ट्रॉन्ग होगी, जितना करंट कम होगा मैग्नेटिक फील्ड उतनी वीक होगी। और दूसरी बात ये कि B is inversely proportional to the R radius। कि मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द R होती है। इसका मकसद है कि मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर इज नॉन यूनिफॉर्म। ये मैग्नेटिक फील्ड जो होती है ना वो नॉन यूनिफॉर्म होती है। और नॉन यूनिफॉर्म का मकसद क्या होता है? नॉन यूनिफॉर्म का मकसद ये होता है कि अगर ये स्ट्रेट कंडक्टर है, इसका आपने एक सर्किल अगर इस तरह से बनाया है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड का अगर आपने एक सर्किल इस तरह से बनाया है, अगर एक सर्किल आपने इस तरह से बनाया है और दूसरा अगर इस तरह से आप बनाते हो, तो तीसरे और दूसरे के दरमियान जो सेपरेशन है वो ज्यादा होनी चाहिए। पहले और दूसरे के दरमियान सेपरेशन कम होती है, दूसरे और तीसरे के दरमियान सेपरेशन ज्यादा होती है, क्योंकि B is inversely proportional to the R। इसका मतलब है जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा सर्किल के दरमियान सेपरेशन बढ़ती जाएगी। जैसे हम कहते हैं ना इलेक्ट्रिक फील्ड, जितना लाइंस के दरमियान स्पेस बढ़ेगा उतनी फील्ड क्या होगी? B। यहाँ पे जितना सर्किल के दरमियान स्पेस बढ़ेगा उतनी फील्ड क्या हो जाएगी? वीक हो जाएगी। अगर किसी की स्ट्रॉन्ग होती है तो उसके सर्किल ज्यादा बनते हैं और वो क्लोज सर्किल बनते हैं। अगर किसी की फील्ड वीक है तो कम सर्किल्स बनेंगे और उनके दरमियान स्पेस ज्यादा बनेगा। तो जैसे जैसे हम जो कंडक्टर से दूर जाएंगे सर्किल के दरमियान स्पेस बढ़ेगा, क्योंकि B अराउंड कंडक्टर जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी R होती है, ठीक है। तो ऐसे आप कर सकते हैं। अगर आप इन दोनों का फार्मूला बनाओगे तो B प्रोपोर्शनल टू दी ट्वाइस ऑफ करंट अपॉन R हो जाएगी। अगर कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी लगाओगे तो इसका कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक है। और ये हो जाएगा आपके पास 2I अपॉन R। अब आप देख सकते हैं 2 में जाएगा तो ये जाएगा म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई R, ये हो जाएगा फार्मूला। यहाँ पे जो म्यू नॉट है इसको हम कहते हैं परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस।
बनती है। ये बंद कर दरी था धप्पा चीज ऐसा हुआ है दिमाग तो रखे होता ही देखा ये सुखाई ना तो पर दो ना पच्चे दी सही होनी का व्याज को तो मथो चढ़ी है बार बार देखिए बेटा, जो म्यू नॉट होता है, म्यू नॉट का मकसद होता है परमेबिलिटी या फ्री स्पेस। जिस तरह से एप्सिलॉन नॉट को हम कहते हैं परमिटिविटी या फ्री स्पेस, इसी तरह से जो म्यू नॉट होता है उसको हम कहते हैं परमेबिलिटी या फ्री स्पेस बेटा। अब ये जो म्यू नॉट होता है, म्यू नॉट इज कॉल्ड परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। और म्यू नॉट की जो वैल्यू होती है बेटा वो होती है, आप कह सकते हैं बेटा म्यू नॉट जो होता है वो होता है 4 पाई इंटू 10 पावर -7। बेटा यूनिट मुझे याद नहीं है, बुक के अंदर देख लीजिएगा। तो ये हो जाएगा 4 पाई इंटू 10 पावर -7 इसका यूनिट है, देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। कभी कभी यूनिट्स आ जाते हैं आपके बुक के अंदर इसकी। तो खाली जो म्यू नॉट होता है ना उसकी वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10 पावर -7। लेकिन अगर आप करते हैं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, अच्छा, तो इसकी वैल्यू कौन सी हो जाती है? 4 पाई इंटू 10 पावर -7 अपॉन 4 पाई कैंसिल हो जाएगा तो 10 पावर -7। अगर तो बात की जाती है वैल्यू ऑफ द म्यू नॉट, तो वो कितनी होती है? 4 पाई 10 पावर -7। अगर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की इसकी कंबाइंड वैल्यू अगर हो तो इसकी कंबाइंड वैल्यू कितनी हो जाती है? 10 पावर -7 हो जाती है। इसको हम कहते हैं परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस बेटा। तो ये हो जाता है हमारे पास स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड। स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर की जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो सर्कुलर होती है बेटा। और ओवरऑल उसके सर्किल जो होते हैं या क्लॉकवाइज होंगे या एंटी क्लॉकवाइज होंगे। वो कहां से एंटी क्लॉकवाइज होंगे, कहां से क्लॉकवाइज होंगे, उसको आप तय करोगे राइट हैंड ग्रिप रूल के अंदर। और यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल आप लोगे। और अगर किसी स्पेसिफिक पॉइंट पे, जैसे कोई भी पॉइंट है, उस स्पेसिफिक पॉइंट पे अगर आप डायरेक्शन देखोगे तो वो हमारे पास टेंजेंट से आता है। और इसकी मैग्नेटिक फील्ड को कभी कभी कहा जाता है कि ये कोसेंट्रिक सर्कल्स होती है। कोसेंट्रिक सर्कल्स का मकसद है सब सर्कल का एक कॉमन सेंटर होता है, वो सेंटर ऑफ कंडक्टर होता है, ठीक है। और अगर इसका मैग्नीट्यूड आप देखना चाहोगे तो इसके मैग्नीट्यूड को फाइंड करने के लिए आप बायोटेड सेवन लॉ इस्तेमाल करोगे। बायोटेड सेवन लॉ सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब दूसरी बात आपके टॉपिक में क्या दी गई है बेटा जी? जो दूसरी बात दी गई है वो ये होती है कि मैग्नेटिक फील्ड ऑफ टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर्स। अगर आपके पास दो स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर्स हो तो उनकी मैग्नेटिक फील्ड को आप कैसे फाइंड करोगे? इसमें दो केसेस हैं। पहला केस ये कि व्हेन करंट फ्लोज इन सेम डायरेक्शन, जब करंट जो होता है वो सेम डायरेक्शन में फ्लो करता है बेटा। व्हेन करंट फ्लोज इन सेम डायरेक्शन बेटा, जब करंट जो होता है वो सेम डायरेक्शन में फ्लो करता है तो फिर
फिर उनकी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है, पहला ये होता है बेटा। ठीक है, अब इसको मैं बनाता हूँ बेटा कि जब दोनों में करंट सेम डायरेक्शन में आता है, सपोज कर लेते हैं बेटा ये दो कंडक्टर्स हैं, एंटी क्लॉकवाइज होगा। ये हमारे पास बेटा दो कंडक्टर्स है, इसमें जो करंट होता है बेटा I1 है, अपवर्ड है, और इसमें जो करंट होता है बेटा I2, ये करंट I2 है और ये करंट डाउनवर्ड है। एक करंट I1 है और दूसरा करंट जो होता है वो I2 है। अब इसके अंदर अगर फॉर एग्जांपल हम एक मैग्नेटिक फील्ड देखना चाहें पॉइंट P पे, पॉइंट P पे हम देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, पॉइंट Q के ऊपर देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, और पॉइंट R के ऊपर देखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड कितनी है। 3 पॉइंट्स पे हम मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे। देखो इस साइड पे कितनी है, इनके बीच में कितनी है, और राइट साइड पे कितनी है बेटा। ठीक है, अब देखें अगर सॉरी करंट अपोजिट कर ले बेटा, यहाँ पे मैंने अपोजिट बनाया है, यहाँ पे क्या लिखा है सेम, इसको अपोजिट कर देते हैं। ठीक है, सेम वाला फिर करते हैं इन अपोजिट बेटा। डिफरेंट है। ठीक है, ये अपोजिट डायरेक्शन। अब बेटा अगर आप देखते हैं तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड का पहले पैटर्न बना है, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड बेटा राइट साइड पे अंदर होगी, तो लेफ्ट साइड पे क्या होगी बाहर, और इसकी मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी बेटा इस तरह से होगी। तो आप कह सकते हैं बेटा कि इसकी इस साइड पे इस तरह से होती है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ होती है, जबकि बाहर इस तरह से होती है। ठीक है, अब अगर आप इसकी बनाए तो किस तरह से बनेगी बेटा, इसकी मैग्नेटिक फील्ड का भी अंदर की तरफ होगा, डायरेक्शन इस साइड पे, इस साइड पे अगर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अंदर की तरफ है तो यहाँ पे जो डायरेक्शन होगा वो बाहर की तरफ होगा, यहाँ पे डायरेक्शन बाहर की तरफ होगा। ठीक है, अब देखते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड जो होती है बेटा एट पॉइंट P, बेटा यहाँ पे देख लेते हैं कि इस कंडक्टर से इसका डिस्टेंस R1 है, जबकि इस कंडक्टर से इसका जो डिस्टेंस है R2 है, ये R2 है। इस पॉइंट P पे दो फील्ड्स एग्जिस्ट करेंगी, एक कंडक्टर 1 की फील्ड होगी और दूसरी कंडक्टर 2 की फील्ड होगी बेटा। ठीक है, अब आप देख लें कि B एट पॉइंट P बेटा, पॉइंट P पे बेटा, पॉइंट P को देख ले, पहले ये तय कर ले पॉइंट P दोनों कंडक्टर से लेफ्ट साइड पे, कंडक्टर 1 से भी लेफ्ट साइड पे और कंडक्टर 2 से भी लेफ्ट साइड पे, दोनों कंडक्टर से जो पॉइंट P है लेफ्ट साइड पे। अब लेफ्ट साइड पे इसकी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कौन सा है बेटा, आउटवर्ड, आउटवर्ड है, और लेफ्ट साइड पे इसकी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कौन सा है, अंदर है, क्योंकि ये इसकी लेफ्ट साइड है और ये इसकी लेफ्ट साइड है। एक की लेफ्ट साइड पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, स्ट्रांग होती है, और दूसरे की लेफ्ट साइड पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, अंदर की तरफ होती है। ठीक है, अब यहाँ पे जो B1 होगी वो स्ट्रांग होगी, B2 वीक होगी। क्यों, इसलिए कि B ये जो पॉइंट है ये कंडक्टर 1 के क्लोज है और कंडक्टर 2 से दूर है। और ये बात भी ध्यान में रखिएगा, जरूरी नहीं है कि दोनों के अंदर जो है वो करंट इक्वल हो, अनइक्वल भी हो सकता है। अगर करंट अनइक्वल हुआ तो इसकी फील्ड यहाँ पे स्ट्रांग हो सकती, जरूरी नहीं है। मैं जो चीज बता रहा हूँ इस थोड़ा सोचिएगा कि अपेरेंटली हमें लगता है इसकी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगी क्योंकि फील्ड इसके पॉइंट इसके करीब है और इससे दूर है, तो इससे क्या होगी, वीक होगी। लेकिन जरूरी नहीं है ये, अगर इसमें करंट बहुत ज्यादा हुआ, इसमें करंट कम हुआ, जैसे अगर ये डिस्टेंस 1 मीटर है, ये डिस्टेंस 4 मीटर है, इसमें अगर करंट 1 एम्पियर है, इसमें करंट अगर 4 एम्पियर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। ठीक है, जरूरी नहीं होता कि आप इसको इस तरह से समझें कि इस तरह से ही होगा। तो ये आप कह सकते हैं
कि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होती है बेटा, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, वो होगी B1 माइनस B2 अगर B1 इज ग्रेटर देन B2 है। और यहाँ पे ये भी हो सकता है कि मैग्नेटिक फील्ड होगी B2 माइनस B1 अगर B2 स्ट्रॉन्ग है एज कंपेयर टू द B1। ठीक है, अब मैंने माइनस क्यों किया है? माइनस इसलिए किया है क्योंकि लेफ्ट साइड पे इसकी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अपवर्ड है और इसकी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है? डाउनवर्ड है। दोनों फील्ड्स एक दूसरे से अपोजिट है, देयरफॉर मैंने रिजल्टेंट फील्ड को किससे निकाला है? B1 माइनस B2 से या B2 माइनस B1 से। अब आप इसका फार्मूला मैग्नीट्यूड देख सकते हैं। सपोज करें मैं मैग्नीट्यूड निकालता हूँ B1 माइनस B2 का, तो मैग्नीट्यूड हो जाएगा म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई R1 माइनस होगा म्यू नॉट I2 अपॉन 2 पाई R2। तो मैग्नेटिक फील्ड होगी म्यू नॉट अपॉन 2 पाई कॉमन, ये होगा I1 अपॉन R1 माइनस I2 अपॉन R2। ये आ जाएगा इसका फार्मूला बेटा पॉइंट बी पे। अगर ये कंडीशन है, अगर ये कंडीशन हुई तो क्या हो जाएगा? I2 अपॉन R1 माइनस I1 अपॉन R1। सेम तरह से फार्मूले को आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं कि जो बेटा B होती है, B एट पॉइंट Q बेटा, अगर पॉइंट Q पे देखें तो पॉइंट Q भी बेटा देख ले, डायरेक्शन देख ले। पॉइंट Q जो होती है बेटा, इसका डिस्टेंस R1 है और ये डिस्टेंस R2 है। जरूरी नहीं है दोनों बराबर हो। अगर पॉइंट इसके करीब होगी तो R1 छोटा होगा, R2 बड़ा होगा। अगर पॉइंट इसके करीब होगी तो R2 बड़ा होगा, R1 क्या होगा? छोटा होगा। ठीक है, अब आप देख ले बेटा कि ये जो पॉइंट Q है ये इस कंडक्टर से राइट साइड पे और इस कंडक्टर से लेफ्ट साइड पे। इस कंडक्टर से राइट साइड पे, इस कंडक्टर से किस तरफ होती है बेटा? लेफ्ट साइड पे। ठीक है, तो इसकी फील्ड यहाँ पे इनवर्ट है और इसकी फील्ड भी क्या है? यहाँ पे इनवर्ट है। दोनों फील्ड्स का डायरेक्शन क्या होता है? सेम। दोनों फील्ड्स का डायरेक्शन सेम होता है, देयरफॉर रिजल्टेंट जो फील्ड होगी स्ट्रांग होगी। रिजल्टेंट फील्ड को आप ऐसे निकालोगे, रिजल्टेंट फील्ड जो होगी इज इक्वल टू B1 प्लस B2 होगी बेटा। ये हो जाएगा इस तरह से मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड भी आप करोगे B1 प्लस B2, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 अपॉन R1 प्लस हो जाएगा I2 अपॉन R2। इस तरह से आप कर सकते हैं कि अगर तो मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में है तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 अपॉन R1 प्लस I2 अपॉन R2। डेरिवेशन सेम ही है, इसी तरह से आप रखो। अब हम करते हैं तीसरी बात बेटा कि B एट पॉइंट R बेटा, अगर पॉइंट R पे देखें बेटा तो पॉइंट R का डिस्टेंस आप देख ले बेटा। पॉइंट R है बेटा, ये डिस्टेंस R2 होगा और ये डिस्टेंस जो हो जाएगा R1 हो। अब ये जो पॉइंट R होती है ये दोनों कंडक्टर से राइट साइड पे, इस कंडक्टर से भी राइट साइड पे, इस कंडक्टर से भी राइट साइड पे, और राइट साइड पे इसकी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इनवर्ड है और इसकी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है? आउटवर्ड, अपोजिट है दोनों। अगर अपोजिट है तो ये कंडीशन आएगी। ठीक है, ये कंडीशन आ जाएगी बेटा, इसकी B इज इक्वल टू B1 माइनस B2 अगर तो B1 जो है इज ग्रेटर देन B2 है। और दूसरा ये भी हो सकता है B2 माइनस B1 अगर तो B2 जो है वो ग्रेटर देन B1 है। मैं एक फार्मूला कर लेता हूँ, तो रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, ये होगा I1 अपॉन R1 माइनस I2 अपॉन R2। ये तब होगा जब B1 इज ग्रेटर देन
B2। अगर B2 इज ग्रेटर देन B1 होगा तो क्या हो जाएगा, I2 अपन R2 माइनस हो जाएगा I1 अपन R1। ठीक है, तो आप इसको इस तरह से कर सकते हैं, यहाँ पे भी लिख दें। ठीक है, क्योंकि एक फरमाइश ये भी है कि जो मैं बोलता हूँ वही लिखता नहीं है। अब जो मैं बोलता हूँ वो लिखने से तो मेरा जो भी बोलता हूँ वो लिखता जाऊंगा, तो फिर तो मामला सही नहीं होंगे। कुछ चीजें आपको याद भी करनी होती है, तो हर चीज लिखी नहीं जा सकती। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो बंदे के समझने की, जब जो बंदा समझ जाता है ना उसको ये करने की भी जरूरत नहीं होती, डायरेक्ट फार्मूला लिखना होता है। जो बंदा नहीं समझता ना फिर वो लिखते जाओ तो लिखते जाओ। अब इसके बाद है हमारे पास बेटा इसका सेकंड केस। बेटा इसका सेकंड केस होता है बेटा व्हेन करंट फ्लोज इन सेम डायरेक्शन। बेटा बातें नहीं करेंगे। अगर करंट जो होता है बेटा वो सेम डायरेक्शन में जाता है, एक पॉइंट उसकी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो रह गई बेटा। अब इसकी इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि ये कंडक्टर एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे, क्योंकि दोनों कंडक्टर से जब करंट फ्लो करेगा डिफरेंट साइड में तो दोनों मैग्नेट होंगे, और दो मैग्नेट एक दूसरे को या अट्रैक्ट करते हैं या रिपेल करते हैं। ये अट्रैक्ट करेगा, तो देखिए इस तरह से आप ये दोनों कंडक्टर एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे। इसका फैसला किस बात से किया जाएगा कि इनके दरमियान वाली पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कौन सा है। इनके दरमियान वाली पॉइंट कौन सी होती है, क्यू। आप देखें इसकी मैग्नेटिक फील्ड और इसकी मैग्नेटिक फील्ड दरमियान वाली पॉइंट पे एक दूसरे से पैरेलल है, तभी मैंने क्या किया, प्लस किया। अगर दोनों फील्ड्स का डायरेक्शन सेम होगा तो दोनों कंडक्टर एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ठीक है, तो आप इसका कंक्लूजन लिख सकते हो। इसका कंक्लूजन ये होगा कि both conductors repel each other। ठीक है, अब क्वेश्चन कौन सा आया, सर चार्जेस अपोजिट होती है, अट्रैक्ट करती हैं, कंडक्टर में डायरेक्शन अपोजिट होगा करंट का, तो करता तो उनको सर अट्रैक्ट चाहिए। अब ये वो बात करता है जो रट्टा मारता है, वो मैकेनिज्म नहीं समझता। भाई आप कोई चीज अट्रैक्ट करेगी या रिपेल करेगी वो मैकेनिज्म पे डिपेंड करता है। जब दो अपोजिट चार्जेस साथ आती हैं तो एक ही फील्ड इनवर्ट होती है, एक ही फील्ड आउटवर्ड, दोनों का फील्ड का डायरेक्शन अपोजिट होता है, अट्रैक्ट करती है। तो यहाँ पे भी वही रूल इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि यहाँ पे करंट अपोजिट डायरेक्शन में है तो मैग्नेटिक फील्ड्स का डायरेक्शन क्या हो गया, सेम हो गया। अगर मैग्नेटिक फील्ड्स का डायरेक्शन सेम हो गया तो वो रिपेल करेंगे। रिपेल हमारी पॉइंट्स पे नहीं करेंगी, रिपेल एक मैकेनिज्म पे करती है, मैग्नेटिक फील्ड रिपल्शन करवाती है। मैग्नेटिक फील्ड्स का डायरेक्शन जब सेम होगा तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ठीक है, हमारी पॉइंट्स पे नहीं होता बेटा कुछ। तो ये होता है बेटा, फिर इस तरह से हम कंडक्टर को, दोनों कंडक्टर्स को इस तरह से, दोनों कंडक्टर्स को इस तरह से सेम डायरेक्शन में करंट दे बेटा। इसमें करंट I1 अपवर्ड है और इसमें करंट I2 अपवर्ड है। करंट्स का बराबर होना जरूरी नहीं है, आप इस तरह से बना लें। इसकी मैग्नेटिक फील्ड बेटा, इसकी मैग्नेटिक फील्ड उसी तरह से बनेगी जिस तरह से लास्ट में बना चुके हैं, इस तरह से। और इसकी मैग्नेटिक फील्ड देख लें, इस तरफ अंदर की तरफ होगी और यहाँ पे बाहर, वही सेम पैटर्न, राइट साइड पे अंदर और लेफ्ट साइड पे बाहर, क्योंकि करंट का डायरेक्शन सेम है। तो लेफ्ट साइड पे क्या होगी, अंदर की तरफ होगी राइट साइड पे, और लेफ्ट पे क्या होगी, बाहर की तरफ होगी, इस तरह से। अब इसके अंदर भी हम 3 पॉइंट्स बना ले बेटा। यहाँ पे पॉइंट P है बेटा, यहाँ पे पॉइंट Q बना ले, और यहाँ पे पॉइंट R बना ले बेटा। ठीक है, आप देख सकते हैं बेटा कि इसका डिस्टेंस जो होता है वो R1 होता है, इसका डिस्टेंस जो हो जाएगा R2। सेम कंडीशंस होंगी, लेकिन फर्क क्या होगा,
ये देखिए पॉइंट पी लेफ्ट पे और इससे भी लेफ्ट पे। अब लेफ्ट पे इसकी फील्ड का डायरेक्शन आउटवर्ड है और इसकी फील्ड का डायरेक्शन भी क्या है, आउटवर्ड है। तो दोनों फील्ड्स का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, सेम। तो आप कहोगे कि बी एट पॉइंट पी, बी एट पॉइंट पी बेटा, तो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी बेटा इज इक्वल टू B1 प्लस हो जाएगा B2 और यहाँ से इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 अपॉन R1 प्लस I2 अपॉन R। तो अब एक अफलातूनों का क्वेश्चन होगा कि क्या सर I2 अपॉन R2 इज इक्वल प्लस I1 अपॉन R1 हो सकता है? ठीक है, हो सकता है, नहीं हो सकता। मैंने लिखा है I1 अपॉन R1 प्लस I2 अपॉन R2, तो क्या I2 अपॉन R2 प्लस I1 अपॉन R1 हो सकता है? होता है, नहीं होता। इस कंडीशन में खुदा के बंदे जब बात प्लस की होती है तो कंडीशन होती ही नहीं। प्लस की कंडीशन नहीं होती, कंडीशन माइनस की होती है। आप कुछ भी कर ले, प्लस के अंदर जवाब जो आएगा वो सेम आएगा। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कभी सुनी है जिंदगी में? कभी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सुनी है? नहीं सुनी। कितना है अब ये हो गया। अब इसके बाद बेटा हम करते हैं बी एट पॉइंट क्यू। बी एट पॉइंट क्यू बेटा देखिए, पॉइंट क्यू जो होती है वो इस कंडक्टर से राइट साइड पे, इस कंडक्टर पे लेफ्ट साइड पे, ठीक है। तो आप देख ले इसकी फील्ड का अंदर की तरफ डायरेक्शन है, इसकी फील्ड का बाहर की तरफ डायरेक्शन है। तो आप कर सकते हैं बेटा, ये भी हो सकता है B1 माइनस B2। अगर B1 जो होगी वो ग्रेटर देन B2 है, और ये भी हो सकता है बेटा, क्योंकि इसमें कोई चीज कंफर्म नहीं होती जब तक डेटा नहीं दी जाती। तो B2 ग्रेटर देन B1 ऐसे भी हो सकता है। तो इसका फार्मूला ये हो जाएगा बेटा, अगर ऐसा होता है तो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 अपॉन R1, ठीक है, I1 अपॉन R1 माइनस I2 अपॉन R2 ऐसे होगा। अगर ये कंडीशन आती है तो B हो जाएगी बेटा इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, ये होगा बेटा I2 अपॉन R2 माइनस I1 अपॉन R1। दोनों हो सकती है, डिपेंड करता है कौन सी फील्ड स्ट्रांग होगी। अब तीसरी बेटा पॉइंट है R, B एट पॉइंट R बेटा। अगर पॉइंट R पे हम देखें बेटा, इस पॉइंट R पे देखें बेटा, इस पॉइंट पे देखें, ये दोनों कंडक्टर से राइट साइड पे, तो इसकी राइट साइड पे इनवर्ट है, इसकी राइट साइड पे इनवर्ट है, दोनों फील्ड्स एक ही डायरेक्शन में। देयरफॉर आप कर सकते हैं बेटा B इज इक्वल टू B1 प्लस B2, और ये हो जाता है बेटा B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 अपॉन R1 प्लस I2 अपॉन R2। चलिए मैं लिख लेता हूँ ये भी अपॉन 2 पाई, जिस तरह से करें I2 अपॉन R2 माइनस I1 अपॉन R। कोई कंडीशन नहीं होगी, प्लस के अंदर कंडीशन होती नहीं, ठीक है। इसका क्लियर आप करें, दोनों कंडक्टर एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे। वही सेम रूल के फैसला इस पॉइंट पे फील्ड का होगा। इस पॉइंट पे इसकी फील्ड इनवर्ड है और इसकी फील्ड क्या है, आउटवर्ड है। दोनों फील्ड्स क्या है, एक दूसरे से अपोजिट है, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे बेटा, ठीक है। बोथ कंडक्टर्स अट्रैक्ट ईच अदर। क्योंकि हमारे जो बहुत सारे अफलातून होते हैं वो क्लास नहीं लेते, वो पीडीएफ से सीखते, कि पीडीएफ जो आता है ना उससे सीखते। फिर वो ये सोचना शुरू हो जाते हैं अपना फलसफा कि सर मैं ये सोचता हूँ, बात ये करते हैं, क्या ही है कंफ्यूज भाई, कौन सी कंफ्यूज सर, ये मिस्टेक है। पहले आप
पहले फैसला सुनाते हैं कि ये मिस्टेक है, आप ये करेक्शन करके भेज दें। तो ये ऐसे कैसे करेक्शन कर दो, आपकी ख्वाहिश पे तो करेक्शन नहीं होगी, तो आपकी ख्वाहिशों पे दुनिया नहीं चलती, दुनिया अपने हिसाब से चलती होती, चलती होगी, आपकी भी ख्वाहिशें चलती होंगी, लेकिन जो फिजिक्स होती है बेटा वो ऐसे ही चलती है, ठीक है। वो ना मेरी ख्वाहिश पे चलेगी ना आपकी ख्वाहिश पे चलेगी, फिजिक्स ऐसे ही चलती है, तो चलती रहे, इसको चलने दें। अब आखिरी बात रहती है बेटा, उसके बाद फिलक्स तो अब ईद के बाद, अरे फिलक्स रहती है किया गया माझे ख्वाहिश से हली बदा इकड़ी दली। अब देखें, अब आखिरी बात है बेटा इसकी, उसके बाद फिलक्स लास्ट जो है वो अब ईद के बाद करेंगे। जो इसके अंदर बेटा तीसरी की चीज दी गई है कि मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सर्कुलर रिंग बेटा, अगर कोई सर्कुलर रिंग होती है बेटा, तो रिंग आप सबको पता है बेटा, सर्कुलर रिंग की मैग्नेटिक फील्ड कैसी होती है। देखिए बेटा, सपोज करें हमारे पास इस तरह से ये एक सर्कुलर रिंग है बेटा, ठीक है। अब अगर ये सर्कुलर रिंग है तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनेगी बेटा? देखिए मैं दो रिंग्स बनाता हूं बेटा। अब इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड आपने बनानी है बेटा इसकी, अब सपोज करें ये रिंग है, ये भी रिंग है बेटा, इसको हम इस तरह से करंट देते हैं, पॉजिटिव से कनेक्ट करते हैं नेगेटिव से, तो बेटा यहाँ पे करंट जो फ्लो करेगा एंटी क्लॉकवाइज, रिंग में जहां से करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करेगा वो नॉर्थ होगा, और अगर इसको इस तरह से करंट देंगे तो करंट इस तरह से फ्लो करेगा बेटा क्लॉकवाइज, तो जहां से करंट क्लॉकवाइज फ्लो करेगा वो कौन सा हो जाएगा? नॉर्थ, सॉरी साउथ। इसका इस तरह से हो जाएगा बेटा, एंटी क्लॉकवाइज है, ये नॉर्थ है, और ये कौन सा है बेटा? साउथ है। अब नॉर्थ से लाइनें क्या निकलती है बाहर, और साउथ में क्या होती है? अंदर जाती है। इसी रूल पे आप बना सकते हैं, ये राइट हैंड से भी बना सकते हैं। देखें अगर ये इस तरह से होता है बेटा, करंट का डायरेक्शन यहाँ पे अगर बनाए तो यहाँ पे लाइनें क्या हो बाहर आ रही है, और अगर इसको बनाए तो यहाँ से लाइनें क्या हो रही है? अंदर जा रही है, तो इसकी लाइनें इससे बन, यहाँ से लाइनों का डायरेक्शन इस तरह से होता है बेटा, बाहर की तरफ होता है। अगर यहाँ से बाहर की तरफ होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अंदर की तरफ, क्योंकि इसकी मैग्नेटिक फील्ड जो होती है ना उसका सर्कुलर शेप होता है। स्ट्रेट कंडक्टर है, सिर्फ बैंड किया हुआ बेटा, इस तरह से होगा तो यहाँ पे अंदर की तरफ होगी बेटा, ठीक है। और यहाँ पे जो होगा बेटा ये किस तरफ हो जाएगी? ये इस तरफ से, सॉरी सब गलत अंदर ही तरफ आप इसको बेटा इस तरह से कर सकते हैं। साउथ है तो बेटा ये इस तरह से बनेगी, पॉजिटिव इस तरह से बनेगी, अंदर इनवर्ट होगी, ठीक है, और इस तरह से बाहर से बनेगी। अगर आप इसको रिंग्स की सूरत में बनाए तो रिंग्स की सूरत में भी बना सकते हैं, मसला नहीं है बेटा। इसकी जो रिंग्स बनेगी वो इस तरह से बनेगी बेटा, इसकी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बेटा इस तरह से बनेगा, इस तरह से बनेगा। और इसका किस तरह से बनेगा बेटा? इसका इस तरह से बनेगा, इसकी इस तरह से, ठीक है। तो आप कहोगे बेटा जहां से आपको एंटी क्लॉकवाइज नजर आएंगी वो साउथ होगा, करंट
flowing in anti-clockwise बेटा। anti-clockwise तो वो नॉर्थ होगा बेटा, नॉर्थ पोल। और करंट जो होता है बेटा, करंट flowing in clockwise बेटा, तो ये हो जाएगा साउथ पोल बेटा। ठीक है। अब बेटा इसके बाद इसमें दिया हुआ है बार मैग्नेट बेटा। बार मैग्नेट की हम कर चुके हैं। बार जो मैग्नेट होता है बेटा, बार मैग्नेट इस तरह से होता है, इसका एक हिस्सा नॉर्थ होता है, दूसरा हिस्सा साउथ होता है। ये कर ले आप नॉर्थ, ये कर ले साउथ बेटा। इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड होती है बेटा, इसकी मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो आउटवर्ड ऐसे होती है बेटा, और इनवर्ड जो होती है वो ऐसे होती है। ठीक है। आउटवर्ड इसका डायरेक्शन होता है नॉर्थ टू द साउथ, और इनवर्ड इसका डायरेक्शन किस तरफ होता है बेटा, साउथ टू नॉर्थ। ये होते हैं बेटा एक्सिस, ये इसके होते हैं एक्सिस। तो इनसाइड जो फील्ड होती है बेटा, इनसाइड फील्ड बेटा पैरेलल, यूनिफॉर्म एंड आल्सो पैरेलल ना बारे मैंने बोल गया तो एक्सिस ऑफ मैग्नेट, मैग्नेट के एक्सिस के पैरेलल होती है। और आउटसाइड बेटा, आउटसाइड जो होती है बेटा वीक होती है, बट नॉट जीरो, बट नॉट जीरो बेटा। और ये नॉन यूनिफॉर्म होती है। आउटसाइड जो होती है बेटा नॉन यूनिफॉर्म होती है, क्योंकि इसकी लाइनें एक दूसरे से पैरेलल नहीं होती। इनसाइड जो होती है बेटा पैरेलल होती है, स्ट्रॉन्ग होती है, आल्सो पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द मैग्नेट होती है। ठीक है। अब इसकी एक ही चीज रहती है बेटा, मैग्नेटिक फिल्म्स। इंशाल्लाह मैग्नेटिक फिल्म्स जो होगा वो ईद के बाद देखेंगे। थोड़ा नवा पुराना चीज जो and each high also produced parallel to axis of magnet। भाई और कुछ है ना इंडो लाइन ना इंडो घड़ी बुधाई ना बंद कराने में ही को बदल आउटसाइड वो नहीं ले जाओ